और बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है राजस्थान से, जहां न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक दलित युवक की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। राजस्थान के हनुमानगढ़ की यह तस्वीर, जहां पर एक दलित युवक की बेरहमी से इतनी पिटाई की गई कि उसकी जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। इसके बाद आरोपी उसका शव घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके बाद 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस बाकी 6 आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान में हुई दलित युवक की हत्या के बाद बीजेपी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। ये तस्वीरें यकीनन विचलित करने वाली है, जहां पर एक दलित युवक की देखिए किस तरह से ये सभी युवक लाठी डंडों से पीट कर हत्या करते हुए नजर आए। इस युवक की इतनी पिटाई की गई कि इसने दम तोड़ दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ की यह तस्वीर है और अब इसे लेकर बीजेपी कह रही है कि अगर लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस इतना एक्टिव मोड में नजर आ सकती है तो राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्हें सवाल उठाने चाहिए। और ये तस्वीर आप देखिए कितनी बेरहमी के साथ इस युवक की पिटाई की जा रही है। 11 आरोपियों के खिलाफ केस जब दर्ज किया गया तो उसमें से कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और बाकी 6 आरोपियों की तलाश तेजी से पुलिस प्रशासन के जरिए की जा रही है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो चुका है। चीख पुकार मदद करने के लिए कोई इस युवक के पास नहीं आया। राजस्थान में बर्बरता की हदें किस तरह से पार की गई देखिए। किसी भी तरह से इनमें कानून व्यवस्था को लेकर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। लाठी डंडों से बेरहमी से एक एक करके इस शख्स की पिटाई की जा रही है। ये दलित युवक चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है और इस हत्या के केस में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया है कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मारपीट करके हत्या कर दी है। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिमों की तलाश के लिए टीमें भिजवाई जा चुकी है। और राजस्थान में दलित युवक की हत्या के बाद बीजेपी राज्य की गहलोत सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार करती हुई नजर आई। राजस्थान के अंदर पूरा कानून व्यवस्था गुंडों के हवाले कर दी है। राजस्थान की सरकार केवल नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ 2 चीजों के ऊपर है। एक, किस तरह से उनकी सत्ता बनी रहे और दूसरा, केंद्र में उनके लीडर उनसे किस तरह से खुश रहे। कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वो अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करती नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों के अंदर ताक झांक जरूर करती रहेगी। राजस्थान में दलित युवक को पीट के मार दिया गया। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, चन्नी जी, भूपेश बघेल जी वहां जाएंगे? और हो सकता है वो व्यस्त हों कि उनकी राजनीतिक रोटियां अभी तवे पे डली हैं तो समय ना मिले, लेकिन क्या ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हों? राजस्थान के तमाम हिस्सों में दलितों पर जिस तरीके से संगठित अपराध हुए हैं, दलितों के खिलाफ हमले हुए हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सबक है कि दूसरे प्रदेशों में राजनीतिक पर्यटन करते हैं, कदाचित राजस्थान के उन दलितों और वंचितों की सुध लेने भी आए। और ये तस्वीर इस वक्त एक बार फिर से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक दलित युवक को चारों तरफ से इन दबंगों ने घेर लिया और उसके बाद बेहद बेरहमी के साथ इसकी इतनी पिटाई की गई कि इस शख्स ने दम तोड़ दिया। अब इसे लेकर सियासी रुख भी जरूर नजर आ रहा है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कांग्रेस से कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी क्या अब राजस्थान जाएंगे? क्योंकि लखीमपुर में जिस तरह से मामला सामने आया उसके बाद तो सभी ने उस तरफ रुख कर दिया, लेकिन अब जब राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, क्या इस कानून व्यवस्था पर वो खुद सवाल उठाएंगे? और आखिर क्या ये यहां पर हो रहा है? हालांकि 6 आरोपियों की तलाश तेजी से की जा रही है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद यहां पर सामने आई। और हनुमानगढ़ की घटना पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की पीट कर की गई हत्या अति दुखद और निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है? क्या छत्तीसगढ़ और पंजाब के सीएम वहां जाकर पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए की मदद देंगे? यह सवाल उनके जरिए किया गया है। बीएसपी जवाब चाहती है, वरना दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती का यह ट्वीट यहां पर सामने आया है। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि क्या अब इस परिवार को मदद दी जाएगी?
और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। खबर आप तक पहुंचा दे। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने राज्य के 16 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। अनंतनाग जिले में की गई छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनसे आतंकियों के साथ संबंध और उन्हें फंड मुहैया कराने को लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एनआईए के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान कई लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं जिनकी अब गहराई से तफ्तीश की जाएगी, पड़ताल की जाएगी। तो आतंक के खिलाफ देखिए किस तरह से एक्शन में ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। अनंतनाग से 4 की गिरफ्तारी यहां पर हुई है, हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब सरकार चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, देश बनाने के लिए जीत कर आए हैं। दे विल नॉट बाय पीस, दे विल एस्टैब्लिश पीस हियर फॉर एवर। ऐसे राजनीतिक कुत्सित प्रयासों का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं उसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए और उनको अब सजग हो जाना चाहिए। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और दिल्ली में बिजली संकट की खबरों के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक अहम बैठक की और इस बैठक में बीएसईएस और टाटा पावर के कई अधिकारियों समेत मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं, हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक है। स्थिति यह है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। देश भर की स्थिति यह है, आज भी हमारे पास कुछ रिजर्व है, 4.5 दिन का रिजर्व हमारे पास कोयले का है। तो ये कहना कि हाँ साहब से जितने कोयले की जरूरत थी उतना नहीं है, ये निर्मूल है, भ्रामक है। आपको जितना चाहिए पावर आप रिक्वेशन कीजिए, वो पावर मिलेगा। और इससे पहले भी केंद्र सरकार ने भरोसा दिया था कि कोयले की आपूर्ति में कोई कमी नहीं होने देंगे। केंद्र ने एनटीपीसी को दादरी और झज्जर स्टेशन के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया। हालांकि कोयले की कमी के पीछे बिजली मंत्रालय ने कई वजह को जिम्मेदार बताया है। बिजली मंत्रालय के मुताबिक अर्थव्यवस्था में सुधार की वजह से बिजली की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कोयले के खदान क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से भी इसकी सप्लाई पर असर पड़ा है। इसके अलावा आयातित कोयले की कीमत में इजाफे से भी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बिजली उत्पादन में कमी आई है। हालांकि सरकार कोयले की कमी पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए एक कोर मैनेजमेंट टीम बना चुकी है। इसके साथ ही मंत्रालय ने भरोसा दिया कि अगले 2 से 3 दिनों में बिजली क्षेत्र को 1.6 मिलियन टन प्रतिदिन कोयला भेजने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके बाद रोजाना 1.7 मीट्रिक टन तक पहुंचाने की कोशिश भी की जाएगी। और एक दिन पहले ही दिल्ली में बिजली संकट के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिजली कंपनियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद उन्होंने आशंका जताई थी कि अगले 2 दिन में पावर प्लांट को कोयले की सप्लाई नहीं होने पर दिल्ली में ब्लैकआउट हो जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोयले की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। ये जो पावर इंडस्ट्री है इसका खेल बहुत बड़ा होता है। 25-25 पैसे के रेट पर करोड़ों अरबों के खेल हो जाते हैं। आप देखिए पंजाब हो, इससे पहले दिल्ली था, कई राज्यों के अंदर इसी चीज़ का झगड़ा चलता है कि आप कितने पैसे में पावर खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, क्योंकि इसका जो कस्टमर बेस है वो करोड़ों लोग हैं और कस्टमर को खरीदनी ही खरीदनी है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बिजली का संकट खड़ा हो गया है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी कर राज्य के लोगों से अपील की कि पूरे देश में कोयले की किल्लत है और इस वजह से पंजाब में भी बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। ऐसे में लोग बेवजह अपने घरों की लाइट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एयर कंडीशनर ना चलाएं। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने राज्य में बिजली संकट टालने के लिए केंद्र सरकार से जरूरत के मुताबिक कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील भी की। वहीं मध्य प्रदेश में 5 से 10 दिनों के लिए ही कोयला बचा है और इस बात की जानकारी खुद राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी। हालांकि उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि कोयले की कमी से प्रदेश में बिजली का संकट गहराने नहीं देंगे। 135 थर्मल पावरों में लगभग 75 में 5 से 10 दिन का कोयला बचा है।
हमारे मध्य प्रदेश में भी उसी जो देश में स्थिति मध्य प्रदेश में है, पर मध्य प्रदेश में हम काफी बेहतर अच्छी स्थिति में हैं। मुझे ये विश्वास है कि माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में हम इस समय एडवांस पेमेंट करके कोयला ला रहे हैं और रबी के सीजन में किसानों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए और उद्योगों के लिए हम बिजली निर्बाध रूप से दे पाएंगे। पावर क्वालिटी। और राजस्थान के कई इलाकों में भी बिजली संकट गहराता जा रहा है। कुछ इलाकों में तो 18 से 20 तक बिजली की कटौती की जा रही है। दौसा में अघोषित बिजली कटौती से नाराज कुछ लोगों ने बिजली सब स्टेशन के बाहर धरना दिया। इस दौरान लोगों ने राज्य सरकार का पुतला भी फूंका। हालांकि राज्य सरकार ने बिजली संकट के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि पैसा देने के बावजूद भी वक्त पर केंद्र सरकार की तरफ से कोयले की सप्लाई नहीं की जा रही, तो घंटों घंटों सप्लाई ना हो पाने की वजह से ये दिक्कतें यहां बढ़ती जा रही है। पैसा देने के बाद भी समय पर कोयला सप्लाई नहीं हो, वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। बिजली जब 5000 मेगावाट की यहाँ पर सप्लाई है या 3500 मेगावाट है या जितनी भी है, कम प्रोडक्शन हो रहा है कोयले की कमी के कारण। अभी मुख्यमंत्री जी ने कल ही दोपहर को बैठक ली है, आवश्यक निर्देश दिए हैं कि बिजली की सप्लाई को निरंतर बनाए रखने के लिए कोयले की आपूर्ति भारत सरकार समय पर करे। इसके लिए उन्होंने वहाँ के मंत्री जी से बात की है, जल्दी इसकी निश्चित रूप से बिजली की आपूर्ति भी ठीक हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा के 20 वर्षों को शानदार बताया। एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की उपलब्धियां भी गिनाई। यही नहीं, उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की पहचान उनके कड़े परिश्रम से है और उनका लक्ष्य सत्ता में रहना नहीं बल्कि देश का विकास करना है। वो जोखिम लेकर फैसला करते हैं, वो सही है, क्योंकि उनका मानना है और कई बार सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। हमारा लक्ष्य देश के अंदर परिवर्तन लाना है। 130 करोड़ की जनता को विश्व में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को विश्व में एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचाना है, जो जबकि पोटेंशियल सालों से यहां पड़ा है। हमारा युवा धन पश्चिम और अमेरिका की ओर न जाता अगर ये फैसले सालों पहले हो गए होते तो, जो आज हो रहे हैं। मैं किसी का क्रिटिसिज्म करना नहीं चाहता, मगर वो इसलिए नहीं डरते हैं कि सत्ता में बने रहना लक्ष्य नहीं है, जो चलता है उसको चलने देना, आराम की जीवन जीना भी लक्ष्य नहीं है। एकमात्र लक्ष्य है भारत प्रथम, इंडिया फर्स्ट। ये लक्ष्य लेकर वो चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के, उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। जैसे जब उनको भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया, वो आए, संगठन मंत्री बने। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खस्ता हाल थी। गुजरात कोई पहले से भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल राज्य रहा नहीं था। हम सब युवा कार्यकर्ता थे, कोई भविष्य नजर नहीं आता था। जब भाजपा के लिए बात करते थे या ज्वाइन हुए थे, हमारे प्रोफेसर हमें डांटते थे, कहाँ गलत रास्ते पे चले गए हो। इस प्रकार की स्थिति थी। और देश में 2 सीटें आई थी। तब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के संगठन मंत्री बने और 87 से उन्होंने संगठन को संभाला और संगठन के माध्यम से एक पक्ष की विश्वसनीयता कैसे जनमानस में बनाई जा सकती है उसका उत्कृष्ट उदाहरण करा। 87 में आने के बाद सबसे पहला चुनाव आया अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। पहली बार भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर कॉरपोरेशन में सत्ता में आई।
और अपने इंटरव्यू में अमित शाह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने ये दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में लगातार विकास हो रहा है और उनकी वजह से ही पिछले 7 सालों के अंदर 70 साल के काम हुए। देश के 60 करोड़ गरीबों को कई सारे वादे किए गए, मगर 70 साल तक उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन कभी नहीं आया था। गरीब कल्याण की बातें सबने की, गरीबी हटाओ की बातें के नारे भी लगे, मगर हुआ कभी नहीं था। आज मैं इतना कह सकता हूँ 11 करोड़ गरीबों के घर से धुआं गायब है। गैस का सिलेंडर वो गरीब महिला के घर में पहुंच गया है। लगभग 11 करोड़ शौचालय इस देश में बन चुके हैं, जिसमें से 9 करोड़ से ज्यादा उपयोग में है। तो वो 9 करोड़ परिवारों की महिलाएं आज शर्मसार नहीं है, सम्मान के साथ जीवन जी रही हैं। उनको भी होता है कि इस देश में मेरी हिस्सेदारी है, मेरी कोई चिंता कर रहा है। हर घर में नल का पानी पहुंचाने का काम हम शुरू करें। 8 करोड़ घरों में पानी पहुंचा, लगभग 2 करोड़ घरों में पहुंचने का काम हो गया। तो बहुत बड़ी बात है। 18,000 गांव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तब वहां बिजली का खंभा तक नहीं था। 18,000 गांव आजादी के 70 साल के बाद बिजली से अछूते थे, और घर तो करोड़ों घर। आज वो 18,000 गांवों में बिजली पहुंच गई है, और इसके साथ 4 करोड़ घरों में घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। और इस बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये दावा किया कि विपक्ष के लगातार विरोध की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मजबूत हुए। चाणक्य ने एक सूत्र दिया था कि ज्येष्ठ होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठ होता है वो ज्येष्ठ होता है। इन्होंने किया कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, हमारे अलावे किसी को शासन करने का अधिकार नहीं है। जब मैं एसपीजी का कानून लेकर आया तो भाई गांधी परिवार को क्यों हटा रहे हो, भी क्यों रखे? मेरा सवाल अलग है। ये कानून कोई गांधी परिवार के लिए नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के लिए। आप बनो प्रधानमंत्री, चुन कर आओ, ऑटोमेटिकली आपको सुविधा मिलेगी। नहीं बनोगे तो छोड़ देंगे। कल को मेरी सरकार नहीं है तो मुझे भी आम आदमी की तरह जीना चाहिए। और हम रहे सालों तक ऑपोजिशन में, हमने कभी ये सवाल नहीं उठाए। मगर ये जो मानसिकता है, इसी प्रकार से वामपंथी मित्रों की भी मानसिकता है कि ये कैसे सफल हो गए। इसके कारण व्यक्तिगत हमले होते हैं। मेरा तो राजनीति में मानना है, मैं इन सभी मित्रों को कहना चाहता हूं कि आप हमारी नीतिगत शिकायत जरूर करिए, जरूर करिए। हमारी सरकार में करप्शन है तो उसको उजागर करिए। हमारी कोई फेलियर हो तो जनता के सामने लेकर जाइए। मगर ऐसा लिख देना कि मोदी जी नहीं रहते हैं तो ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, इस प्रकार की बातें करना मैं नहीं मानता। इस प्रकार की गतिविधियों से राजनीति का स्तर बहुत नीचे ले जा रहे हैं, जो दुखद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सौर ऊर्जा में बड़ा निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार REC सोलर होल्डिंग्स को खरीद लिया है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चीन की कंपनी से करीब 57.92 करोड़ रुपए में REC सोलर होल्डिंग के 100% शेयर होल्डिंग खरीदने की जानकारी दी है। इस डील से रिलायंस के न्यू एनर्जी विजन को मजबूती मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस सौदे को कंपनी के केयर फॉर प्लेनेट और केयर फॉर द पीपल के वायदे का सबूत बताया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की AGM में ऐलान किया गया था कि क्लीन एनर्जी में 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। और क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों को दूध क्रांति की राह दिखाई थी? 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से।
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1946 में दूध क्रांति यानी अमूल की नींव गुजरात के खेड़ा में पड़ी। किसानों को दूध सस्ता बेचना पड़ता था। सरदार पटेल के कहने पर किसानों ने सहकारी समितियां बनाने की मांग की, जो अंग्रेजों ने ठुकरा दी, तो किसानों ने बिचौलियों को दूध देना बंद कर दिया। आखिरकार अंग्रेज झुक गए। इस तरह देश का पहला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ गुजरात में बना। देश के बड़े मुद्दों पर सोमवार शाम 7:57 से देखिए अमन चोपड़ा के साथ देश नहीं झुकने देंगे, सिर्फ न्यूज़ 18